यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी हम लास्ट टॉपिक स्टडी करते हैं इस चैप्टर का, एसिड बेसिस सॉल्ट का, दैट इज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, या आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यू कैन से दैट हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को स्टडी करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखिए, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में सुनिए। किसी भी सॉल्ट में, जैसे कि मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट की बात की, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है कि किस तरह से कॉपर सल्फेट जो है उसको हीटअप करते हैं तो उसके उसमें कलर चेंजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं, उसका रीजन क्या होता है? सुनिए। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O। इट इज हैविंग 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और जैसे ही हम लोग इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करते क्या होगा, ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिमूव हो जाएंगे। ये रिमूव होते ही क्या बन जाएगा? ये कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 5H2O। दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये किस स्टेट में है? ये किस फॉर्म में मिलेगा? ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। और कौन से कलर के क्रिस्टल्स होंगे? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होंगे। और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। कैसे कलर का पाउडर होगा? तो आंसर है व्हाइट पाउडर। और कैसे कलर का होगा? व्हाइट कलर का पाउडर होगा। अब देखिए ये किस तरह से प्रोसेस की जाती है। सबसे पहले ये जो कॉपर सल्फेट मिलेगा, ये कॉपर सल्फेट हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। ये इस टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। ये एक क्रिस्टल है, इसी तरह से ये दूसरा क्रिस्टल होगा कॉपर सल्फेट का। तो इस टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में, तो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, नो डाउट, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। वाटर इसमें प्रेजेंट है लेकिन वो कौन सी स्टेट में नहीं है? वो लिक्विड स्टेट में नहीं है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कॉपर सल्फेट का, जैसे कि ये CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट ये एक मॉलिक्यूल है। इसके मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका कलर कैसा दिखता है? इसका कलर ब्लू दिखाई देता है। और किस फॉर्म में दिखाई देता है? तो आंसर है क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देते हैं। और जैसे ही हम लोग हीटअप करते हैं, हीटअप करने पर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाता है। और ये ब्लू से कौन से कलर का हो जाता है? ये व्हाइट कलर का पाउडर हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन एंड डी क्रिस्टलाइजेशन दोनों किए जा सकते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस को समझिए। ये क्वेश्चन किस तरह से आता है? केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन तो आपने देख ली कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना सकते हैं, या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को फिल कर दिया। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इट इज हैविंग CuSO4.5H2। These are the crystals of copper sulfate। अब इनको हीटअप करेंगे। हीटअप करने के लिए यहाँ पर बर्नर लगाएंगे। बर्नर लगा करके जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करते ही क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके चारों तरफ, ये यहाँ से लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे और अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ राइज होंगे, वेपर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसका जो ब्लू कलर था, ये जो ब्लू कलर था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ये व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने जो टेस्ट ट्यूब ब्लू कलर की थी उसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये व्हाइट कलर का पाउडर बन चुका है। तो ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसमें कौन सा कॉपर सल्फेट होगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ये वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ये कौन से कलर का है? तो आंसर है ये व्हाइट कलर का है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा। ठीक है, इसमें 10 to 20 ml क्या कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने एक ड्रॉपर को लिया, एक ड्रॉपर की हेल्प से, ये एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर की हेल्प से मैंने इसमें क्या ऐड करना स्टार्ट कर दिया, वाटर को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ऐड वाटर टू इट। तो जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ समय बाद जब हम इसको देखेंगे तो हमें इसमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स फिर से मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ब्लू कलर रीअपीयर्स। ब्लू कलर फिर से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या बन चुके हैं, यहाँ पे CuSO4.5H2 बन चुका है, मतलब कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो। तो ये जो कॉपर सल्फेट है इसको हम लोग हाइड्रेटेड भी कर सकते हैं और एनहाइड्रस भी कर सकते हैं। अगर हम हीटअप करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अगर हमने हीटअप किया तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, तो वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो पहले ब्लू कलर का था क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जैसे ही हीटअप किया कौन से कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। उसके बाद अगर हमें दोबारा से इसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है तो हम ये जो कॉपर सल्फेट था CuSO4 व्हाइट कलर का जो पाउडर था, उस पाउडर के अंदर हम लोग वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 ml 20 ml 30 ml ऐसा वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद ये क्रिस्टलाइजेशन दोबारा से होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। आप ये बोल सकते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद में दोबारा से ये व्हाइट कलर के पाउडर से ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपके एग्जाम में आती है 2 मार्क्स की। इसी तरह से और भी जो सॉल्ट हैं उनके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2, उसमें 7 molecules of water of crystallization है। It is having 7 molecules of water of crystallization, 7 molecules of water of crystallization। तो जैसे ही हम लोग इसको हीटअप करेंगे, ये कौन से कलर का होता है, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे ही हम लोग इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही इसमें से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ये व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से वाटर ऐड करेंगे तो FeSO4.7H2O, मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद दोबारा से ग्रीन कलर अपीयर हो जाएगा। तो इसके साथ भी ये प्रोसेस एक्सप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा इसमें और भी सॉल्ट हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा पढ़ा था हमने, .10H2O, Na2CO3.10H2O, ये था वॉशिंग सोडा।
कलरलेस होते हैं ये क्रिस्टल्स। इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो कलरलेस होते हैं। क्रिस्टल्स आर कलरलेस। इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से हमने कैल्शियम सल्फेट पढ़ा था, जिप्सम के बारे में पढ़ा था, पीओपी के बारे में पढ़ा था। तो अगर CaSO4 डॉट 2H2O है तब हम इसको बोलते हैं जिप्सम। और हमने जब इसको हीटअप किया था 100 डिग्री सेल्सियस पर और कितना H2O था, हाफ H2O, तब हम इसको बोलते थे पीओपी। और दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं। दोनों ही कैसे कलर के हैं? ये भी व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स है और ये भी कैसा है, ये भी व्हाइट कलर का ही होता है। तो जिप्सम और पीओपी दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और दोनों ही कौन से कलर के होते हैं? दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हुआ। इसके बाद आती है इसकी एक्सरसाइज। जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि उस एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है हमारे पास, कौन कौन से क्वेश्चंस है। देखिए इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them containing distilled water and the other two contains acidic solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? ये कह रहा है आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है और एक ही लिटमस पेपर दे रखा है, रेड लिटमस पेपर दे रखा है। तो उससे आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेस है और कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, for example it is having an acid, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसमें एसिड है। और सेकंड टेस्ट ट्यूब है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन है। और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें डिस्टिल्ड वाटर है। अब तीनों सॉल्यूशन ही कलरलेस हैं, तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आपको दिया गया है रेड लिटमस पेपर, तो ये मेरे पास रेड लिटमस था। देखिए आप किसी भी ऑर्डर में इसको मान सकते हैं। आप इसको बेस मान लीजिए, इसको एसिड लिख दीजिए, इसको डिस्टिल वाटर लिख दीजिए, या डिस्टिल वाटर वाली टेस्ट ट्यूब पहले रख दीजिए। मैंने ऐसा मान लिया लेट कि पहली टेस्ट ट्यूब में एसिड है, दूसरी में बेस है, तीसरी में डिस्टिल वाटर है। अब कैसे पहचान में आएगा? जब मैं रेड लिटमस को इसमें डिप करूंगा तो क्या होगा? नो चेंज इन कलर। रेड लिटमस को जब एसिड में डालेंगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कलर में कोई चेंज नहीं आया तो हम बोलेंगे ये एसिड है। अच्छा, अगर इसके अंदर रेड लिटमस को डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये तो ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अगर ये ब्लू कलर का हो गया तो इसका मतलब इसमें क्या था? इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन। और थर्ड है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में जैसे ही हम लोग रेड लिटमस डालेंगे तो जो रेड लिटमस था उसके कलर में स्लाइटली चेंज आएगा। देखिए ये लिटमस जो है हमने हाफ यूज की है, आप इसको रिवर्स करके दूसरी तरफ से फिर से यूज कर सकते हैं, या आप ये जो ब्लू हो चुका है इसको भी यूज कर सकते हैं। नो डाउट इसको भी यूज किया जा सकता है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को ऐसा फ्लिप करेंगे, उल्टा कर लेंगे, जिस तरफ से ये ब्लू हो चुका है उसको छोड़ देंगे, जिस तरफ से ये रेड पड़ा है अभी उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ये लिटमस पेपर डालूंगा, जो हाफ तो ब्लू हो चुका था लेकिन नीचे से अभी भी रेड था, तो इसमें स्लाइटली चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा इसके कलर में। ये रेड कलर से क्या हो जाएगा? लाइट पर्पल कलर का हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस की प्रेजेंस को बताएगा, जिसमें H प्लस और OH माइनस जो है वो एक समान मतलब एक जैसे होंगे, कॉन्सेंट्रेशन उनकी बराबर रहेगी H प्लस और OH माइनस की। तो इस तरह से हम लोग एक लिटमस पेपर से, रेड लिटमस से क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं कि तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं।
इसके बाद सेकंड सब्सटेंस ये दे रखा है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कर्ड होती है और जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एसिड्स होते हैं, और जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग किसमें नहीं रख सकते हैं, उनको हम लोग कॉपर वेसल्स के अंदर या मेटल कंटेनर्स में नहीं रख सकते। उसका रीजन ये है कि जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट्स बनाते हैं, और हो सकता है वो सॉल्ट कैसे हो, टॉक्सिक हो, पॉइजनियस हो हमारे लिए। तो इसीलिए जो कर्ड है और जो सोर सब्सटेंसेस हैं उनको मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं, साथ में उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। ये कह रहे कौन सी गैस रिलीज होती है, इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। देखिए इसमें क्या क्या होगा, ये कह रहा है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मैंने इसका जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, सॉल्ट बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हम लोग इसको बर्निंग कैंडल से टेस्ट कर सकते हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। और कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो आप इसका, कोई भी एक एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं हम। सॉरी, जिंक का लिख दो, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes the burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction of one of the compounds found in is calcium chloride. ये कह रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं HCl एसिड से, इसने हाफ केमिकल रिएक्शन बताई है, हमें पूरी केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं किया। क्या क्या गिवन है सुनिए, केमिकल रिएक्शन हमने शायद कल या परसों देखी थी। इसने बताया कि एक सब्सटेंस है, उसको A मान लिया, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl एसिड के साथ, और इसने बोला कि एक प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। एंड सेकंड प्रोडक्ट, और इसने बोला कि CO2 गैस भी इसमें इवॉल्व हो रही है, जो फायर को, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आती है, तो CO2 गैस है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन ये बता रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमने कल ही देखा था, जिसमें क्या था, यहां पर कौन सा सब्सटेंस आएगा, HCl एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl एसिड रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर HCl एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, और क्या बनेगा, और इसमें H2O भी बनता है। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है तो इसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, H2O बनेगा इसमें। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे HCl को, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन एंड 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन। हाँ, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो ये इसका रिजल्ट है। तो वो पूछ रहा था ये कौन सा सब्सटेंस था, तो हम बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट था। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl एसिड से रिएक्ट करता है तब कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl and HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol, glucose do not show acidic character। ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस है, जैसे कि एक सब्सटेंस HCl दे रखा है, दूसरा सब्सटेंस HNO3 दे रखा है, तीसरा सब्सटेंस ये बोल रहा है अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, C2H5OH, एंड नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये 4 सब्सटेंस दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि ये तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते।
ये दोनों सब्सटेंसेज एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? हमारा ये आंसर होगा कि ये जो दोनों सब्सटेंसेज हैं, जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये अपना H+ आयन डोनेट कर देते हैं। तो ये सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों किस नेचर के होंगे? ये दोनों एसिडिक नेचर के होंगे। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल और ग्लूकोज, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये तो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, लेकिन आयोनाइज नहीं होते, लेकिन स्प्लिट अप नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते हैं। ये H+ आयन या OH नेगेटिव आयन कुछ भी नहीं बनाते। तो जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इनको डिसॉल्व करने से ना तो H+ आयन बढ़ेंगे, ना ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे, तो ना तो ये एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे और ना ही ये बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों ही बिहेवियर शो नहीं करते। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा कि HCl और HNO3 वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी वजह से वो एसिडिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो वो एसिडिक बिहेवियर भी, एसिडिक करेक्टर को भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये कह रहा है कि किसी भी एसिड का एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि जैसे ही हम लोग किसी भी एसिड का एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें आयंस का प्रेजेंस होता है। तो आयंस की प्रेजेंस के कारण क्या होगा? जैसे ही हम लोग उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा करके बैटरी अटैच करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो उसमें आयंस फ्लो करेंगे। जो पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे। इसका मतलब जो आयंस है वो मूवमेंट कर रहे हैं, और जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो चार्जेस होते हैं। जैसे कि H+ का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और OH नेगेटिव आयन आप बोलते हैं तो इसका मतलब है इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो आयंस क्या है? आयंस चार्जेस ही तो हैं, और अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही हम लोग एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे एसिड का और उसमें वायर्स लगा करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहेंगे, तो वो फ्लो हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एसिड को जैसे ही हम लोग एक्वेस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें H+ आयंस का फॉर्मेशन होगा, और वो H+ आयंस फ्लो करेंगे, और चार्जेस अगर फ्लो करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब चार्जेस के फ्लो करने से क्या कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? देखिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था। इसी एक्सपेरिमेंट में HCl गैस रिलीज हो रही थी। वो जो HCl गैस थी वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाती। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर रबर कॉर्क को फिक्स किया था, और इस रबर कॉर्क के थ्रू हमने एक यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब को लगा दिया। तो ये डिलीवरी ट्यूब यहाँ हमने लगा रखी है, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? उस केमिकल रिएक्शन में HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से HCl गैस रिलीज हो रही है। तब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर लगाते हैं। ड्राई लिटमस पेपर, अगर ड्राई लिटमस पेपर यूज करेंगे तो क्या होगा? HCl गैस जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी, हम देखते हैं नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। इसका मतलब ये HCl गैस अपनी एसिडिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रेजेंस नहीं है? यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस नहीं है। तो ड्राई लिटमस पेपर पर कलर चेंज नहीं हो रहा, यही तो पूछा जा रहा है क्यों नहीं हो रहा। तो उसका रीजन हम ये बताएंगे कि जो HCl गैस है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग वाटर, क्योंकि ये किसमें नहीं है? इसमें वाटर की प्रेजेंस नहीं है। अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। अगर आयोनाइजेशन नहीं होगा तो H+ आयंस का नंबर नहीं बढ़ेगा। H+ आयंस का नंबर नहीं बढ़ेगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर
एक दूसरा लिटमस पेपर लेकर के आता हूँ। ये वाला तो ड्राई लिटमस पेपर है एंड दिस वन इज वेट लिटमस पेपर। और कौन सा है? ब्लू। ये वेट लिटमस पेपर है, पानी में हमने इसको गीला कर रखे हैं और जैसे ही HCl गैस इसके कांटेक्ट में आती है ये लिटमस पेपर का कलर जो है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो कैसा होना स्टार्ट हो जाता है, वो रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो HCl गैस वेट लिटमस पेपर है, तो मतलब कि H2O की प्रेजेंस है, वाटर की प्रेजेंस में H+ आयन का फॉर्मेशन करेगी और H+ कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर बढ़ा देगी। इस लिटमस पेपर पर जो वाटर था उसमें H+ और OH नेगेटिव दोनों आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर था, इक्वल था। लेकिन जैसे ही HCl गैस इसके कांटेक्ट में आएगी इस पेपर के ऊपर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और लिटमस पेपर ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water? The acid should be added to water. देखिए डाइल्यूशन की प्रोसेस, जैसे हमारे पास यहाँ पर इस बीकर के अंदर वाटर है और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग धीरे धीरे क्या ऐड करते जाएंगे, वाटर को ऐड करते जाएंगे। सॉरी, इसमें वाटर है, दिस इज हैविंग 100 ml वाटर, इसमें हम लोग एसिड को ऐड करेंगे। अब एसिड को ऐड करने के लिए इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको पॉर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक ग्लास बीकर लेते हैं दूसरा और इस बीकर से हम लोग क्या करते हैं, ये जो एसिड है इसको धीरे धीरे ऐसा पॉर करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे इसमें डालते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करते ही यहाँ पर होगा आयोनाइजेशन, आयंस का फॉर्मेशन होगा और ये जो प्रोसेस होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, तो मतलब कि बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जब हम इस बीकर को टच करेंगे तो ये बीकर भी गर्म फील होगा, गर्म महसूस होगा, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे हम लोग धीरे धीरे एसिड को 1 ml 2 ml 5 ml ऐसा करते करते वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो धीरे धीरे आयोनाइजेशन होता है, धीरे धीरे आयोनाइजेशन होता है तो हीट एनर्जी भी मॉडरेट अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम उल्टा करें, रिवर्स करें इसका, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ये एसिड था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और जैसे ही मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत थोड़ा सा वाटर भी अगर ऐड करूंगा मैं इसमें, तो जैसे ही वाटर इसमें जाएगा ये ड्रॉप्स इसमें जानी शुरू होंगी, आयोनाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होगी और ये कैसी प्रोसेस होगी, ये होगी हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा, जैसे ही वाटर इसमें ऐड करेंगे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या होगा, यहाँ पर ये जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं वो वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये ऐसा ऊपर की तरफ क्या कर सकता है, स्प्लैशेस कर सकता है, ऊपर की तरफ उछल सकता है। तो वेपर में फॉर्म होगा, वेपर अगर ऊपर जाएगी तो वो अपने साथ कुछ एसिड के पार्टिकल्स को भी अपने साथ ऊपर स्प्लैश कर देगी, उछाल देगी। तो ये वाली प्रोसेस नहीं की जाती है। जब भी एसिड का डाइल्यूशन करना है तो पहले वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, एसिड को ऐड करते रहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो आयोनाइजेशन हायर लेवल पर होगा और आयोनाइजेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो पूरा का पूरा सोल्यूशन ऊपर की तरफ उछल जाएगा, स्प्लैश करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ये कह रहा है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर था और इसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयन थे H3O+ थे, ये जो आयन थे ये 1000 आयन थे। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, 100 ml वाटर के अंदर 1000 हाइड्रोनियम आयन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के लिए आपको पता है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब मैंने एक नेक्स्ट बीकर लिया जिसमें क्या था, वाटर था 200 ml, वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसमें जो हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोनियम आयन अभी भी 1000। तो देखिए क्या होगा, अगर हम डाइल्यूशन की प्रोसेस करते जाएंगे, अगर हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगी, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, हमने तो सिर्फ वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाया है। तो क्या होगा, लेकिन इसकी एसिडिटी कम होगी या नहीं होगी। यहाँ पर भी 1000 हाइड्रोनियम आयन है और यहाँ पर भी 1000 हाइड्रोनियम आयन है, लेकिन हम बोलते हैं कि इसकी जो सॉल्यूशन की जो एसिडिटी है वो कैसी है, वो है लो। ये जो सॉल्यूशन है इसकी एसिडिटी तो लो है और ये ज्यादा एसिडिक है, जबकि दोनों में हाइड्रोनियम आयन की हाइड्रोनियम आयन का नंबर तो सेम है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है और पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें हाइड्रोनियम आयन क्या होंगे, कम होंगे। देखिए 200 ml वाटर है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ गई ना, वॉल्यूम बढ़ गई तो हाइड्रोनियम आयन दूर दूर हो गए। तो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा एसिडिक होगा। और ये हमने डाइल्यूट किया तो इसकी एसिडिटी कैसी हो जाएगी, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसी तरह के देखिए और भी क्वेश्चंस हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं। और अगर जिन्होंने नहीं कर रखे हैं क्वेश्चंस तो वो अपनी बुक की एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी पेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।